This call is now being recorded. जी विजिबल है जी आप लोग? अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने काफी डिटेल से डिस्कशन की थी और प्रोडक्ट्स को किस तरह मॉडल करना है, रिव्यूज एंड रेटिंग सिस्टम एज एन एग्जांपल हमने लिया था ताकि हम देख सकें कि ऑब्जेक्ट में सिंपल आईडी नेम और ये दो तीन एट्रीब्यूट्स ही नहीं होती, बल्कि उसका स्ट्रक्चर जो रियल ऑब्जेक्ट है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर नेस्टेड अरेज के अंदर नेस्टेड अरेज के अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और जो है ये हमने एक सैंपल ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ से ये डेटा लिया और इस पे अब किस तरह कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है उसमें हमने देखा अगर टोटल रेटिंग करनी है, काउंट करना है कितने रिव्यूज है किसी उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में, और ये जो बाकी चीजें हैं ये हमने बहरहाल टॉप रेटेड प्रोडक्ट और ये चीजें दराज के स्टोर में हमने देखा ये जिस तरह सारी चीजें यूज हो रही थी उसी तरह का ही हमने एक जरा सिमिलर सी लॉजिक डेटा अपने को लेकर बनाने की कोशिश की जावास्क्रिप्ट में। इसके अलावा ओके टॉपिक्स जो हमने अभी तक कवर किए हैं जी, और कौन कौन से जी? एरो फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था ना, अगर हम जरा क्विकली देख लें जी। वेरिएबल डेटा टाइप्स को हमने डिस्कस किया और इसके बाद हमने यहाँ से अरे और लेट वार कॉस्ट ये इनके डिफरेंस को हम लेके चले। बिल्कुल ठीक है जी। ES6 के फीचर्स पे हम डेडिकेटेडली मूव होंगे। एरो फंक्शन का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलता हूँ February 11.js में फंक्शंस का जो सिंटैक्स है, एरो फंक्शंस को हम पहले काफी टाइम हो गया इसको डिस्कस किया। एरो फंक्शंस में हमने देखा था कि अगर आप एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं सम लेट्स सपोज x एंड y और यहां से रिटर्न करवाते हैं x प्लस वाई, ये आपके पास एक फंक्शन है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में अगर इसकी एरो फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप सिर्फ उसमें इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को बताते हैं कि ये इनपुट है और ये इससे रिटर्न हो रहा है, यानी ये इसकी आउटपुट है। क्या क्या चीजें आप इसमें नहीं बता रहे, आप कोड ब्लॉक नहीं बनाया आपने। रिटर्न राइट हैंड साइड पे दो चीजें इसमें से कोड ब्लॉक नहीं बनाया और एक्सप्लिसिटली रिटर्न क्या करना है ये नहीं हमने बताया। ये दोनों चीजें अंडरस्टूड है कि जो एक्सप्रेशन लिखा है वही रिटर्न होगा और जो एरो के बाद लिखा है ये कोड ब्लॉक का ही पार्ट है, फंक्शन की बॉडी ही है और बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आप कोड ब्लॉक बनाएंगे, चाहे एरो फंक्शन है चाहे आम कोई फंक्शन है। लेट्स मैं यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल में रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट है। इफ टेम्प की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 10 है, यहाँ पे कुछ और मैसेज लिखवा देता हूँ इट्स टू हाई। एक जस्ट एज एन एग्जांपल कि अदरवाइज मैं कोई और मैसेज लिखवा देता हूँ इट्स लो, कि वैल्यू जो है वो कम है। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि कोड ब्लॉक कब बनाना है एरो फंक्शन में और कब नहीं बनाना। कोड ब्लॉक आप तब बनाएंगे जब आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं और अगर एक ही सिंगल लाइनर एक्सप्रेशन है फिर उसको कोड ब्लॉक नहीं बना। अगर हम एरो की लेफ्ट साइड पे बात करें जहां पैरामीटर है, यहां भी आपके पास दो तीन वेरिएशंस हैं। अगर एक ही वेरिएबल पैरामीटर के तौर पर है तो आप पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे, ये सबसे शॉर्ट फॉर्म बनती है। यू डोंट नीड पैरेंथेसिस लगा दें उसमें कोई हर्ज नहीं है,
लेकिन पैरेंथेसिस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। एक ही अगर एरो फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे फील्ड है तो पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड नहीं है। पैरेंथेसिस कब रिक्वायर्ड, अच्छा और दूसरा अगर कब रिक्वायर्ड है बताएं जी, अगर हम ये पूछे आपसे पैरेंथेसिस कब रिक्वायर्ड है, जब एक से ज्यादा हो तो ये बात गलत है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए जी पैरेंथेसिस कब लगानी चाहिए आप, लेकिन जब एक से ज्यादा होती है बात गलत है, क्योंकि शायद सही क्या है फिर? अगर ऑब्जेक्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लगा हो या मल्टीपल स्टेटमेंट, खुदा का खौफ करो यार, किधर ये बात गलत है, इनकम्प्लीट है। अगर कोई पैरामीटर नहीं है, ये इसको भी तो लाए ना डेफिनेशन, तो फिर आपको जो है वो पैरेंथेसिस लगानी जरूरी है, और जब एक से ज्यादा है फिर जरूरी है। तो दोनों बातें करें ना, एक बात तो ना, इनकम्प्लीट वरना डेफिनेशन होगी। तो पैरेंथेसिस कब लगाना जरूरी है, जब वाइड टाइप का हो, उसमें पैरामीटर कोई पैरामीटर नहीं है या एक से ज्यादा है, तो फिर पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। और अगर आपके पास एक ही जो है वो पैरामीटर है तो फिर आप पैरेंथेसिस नहीं लगा। अब इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इज जस्ट एन अल्टरनेट वे ऑफ राइटिंग above function, यानी in place of parentheses you can also put this underscore character। एरो फंक्शंस का टॉपिक जो है मैंने पढ़ाया था, आप में से किस किस ने नहीं पढ़ा? ख्वाजा फैजान पढ़ा है बच्चे आपने ये एरो फंक्शन का टॉपिक? नहीं सर, आपने नहीं पढ़ा, फिर आप बताएं ना। फिर नहीं, मेरे नहीं ख्याल के अगर मैं आपकी जगह हूं तो इस क्विक से समझ नहीं आएगी एरो फंक्शन वाला टॉपिक। आप बताएंगे तो मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ जी। सर मैंने लास्ट क्लास जो इसकी हुई थी मैंने वो नहीं ली हुई, इसलिए मुझे नहीं आइडिया इतना। ओके ओके, महर शाहजेब, महर जी सर। महर आपने एरो फंक्शन का है आइडिया? सर पढ़ा हुआ लेकिन लास्ट क्लास में नहीं था मैं भी। नहीं लास्ट टाइम नहीं मैंने पढ़ाया था, इससे पहले था शायद, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। ओके तलहा, मैं थोड़ा सा रिपीट फिर करता हूँ, क्यों भी तलहा आइडिया है एरो फंक्शंस का? मोहम्मद तलहा? यस सर, यस सर आइडिया। रहमान कुरैशी, ओके रहमान कुरैशी। जी सर थोड़ा बहुत आइडिया है इसका, बेसिक कॉन्सेप्ट का पता। ओके 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 ठीक। सना, सना सरवत, ओके शाहजेब जमाल आप बैठे सामने, ठीक है जी। ओके ताहिर इकबाल, जी सर मेरा क्लियर है एरो फंक्शन। ओके जी। अच्छा इसमें जो है ख्वाजा फैजान ने कहा है नहीं आइडिया, और महर शाहजेब ने कहा है, ऐसे ही है? यस सर। जी सर। और मिर्जा तैमूर नहीं बोले मेरा ख्याल। सर क्लियर है। ओके अच्छा, ख्वाजा फैजान और महर शाहजेब सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, बाकी आप लोगों ने जरा पार्टिसिपेट करना है और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। आपके पास ये जो फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप जो फंक्शन लिखते हैं राइट, ये ओल्ड स्टाइल है फंक्शन लिखने का। फैजान आपने जरा माइक ऑन रखना है, फैजान इंटरेक्टिव करते हैं। जी सर। ये जी जी आप ना ये केबल दे दो, मैं ये 1 मिनट में अल्टरनेट ये कलेक्ट कर दो। सही कह रहे हैं, इस पे असल में ना वो दूसरी वाईफाई है, इसको हम
कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा। कंप्यूटर बंद कर देते हैं, वो 2 स्क्रीन मेरे पास ऑलरेडी है। मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ। कि ये ओके, जी ख्वाजा फैजान साथ है बेटा। अच्छा, ये फंक्शन को लिखने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। फंक्शन का कीवर्ड लिखे, नाम लिखे और जो है वो पैरामीटर्स की लिस्ट दे दे और उसको सम कर दे, राइट? फैजान जी 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 सर, ये तरीका मुझे पता है ऑलरेडी फंक्शंस। अब यहाँ पे जो मॉडर्न सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का, ES6 इसे बोलते हैं, उसने इसका शॉर्टकट दिया है, इसी को लिखने का एक अल्टरनेट वे। उसमें क्या है, मैं इसे कॉपी करता हूँ, जरा गौर से देखें, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसी फंक्शन को लिखने का एक शॉर्ट स्टाइल ये है, क्या फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखे, मैं डिलीट कर देता हूँ। फंक्शन का नाम भी नहीं रखना, इसे भी डिलीट कर देते हैं, उन्होंने ऑप्शनल कर दिया। फंक्शन के लिए कोड ब्लॉक, उसकी बॉडी बनाना भी जरूरी नहीं है, ये भी हटा दें। और रिटर्न का कीवर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि अगर उसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट है तो जो लिखा हुआ वही रिटर्न हो रहा है। तो रह क्या गया? रह कुछ भी नहीं गया, इसको सिर्फ एरो से कनेक्ट कर दो। तो ये एक फंक्शन बन गया। ये दोनों ऊपर नीचे जो लिखे हुए हैं, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। स्टैंडर्ड तरीके से जो फंक्शन लिखा जाता है, ये उसका सिंटैक्स है, सिर्फ ये सिंटैक्स अलग है। समझा रही बात की? जी सर, तो इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? हाँ, मैं वेट कर रहा था आप ये पूछे ताकि मुझे पता चले आप जाग रहे। ये जो ऊपर फंक्शन है, इसको कॉल किया जाता है बाय नेम। ये जो सम फंक्शन है, यहाँ इसको आप कॉल करते हैं और इसको पैरामीटर पास करते हैं 10, 20। ओके? यस सर। एरो फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। आप इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज f कोई वेरिएबल है जिसमें सेव कर लिया। ओके, ये फंक्शन कॉल किस तरह होते हैं? दे आर सेव्ड इन अ वेरिएबल। अभी तक हमने देखा वेरिएबल में नंबर सेव करते हैं, स्ट्रिंग सेव करते हैं, बूलियन, अरे या ऑब्जेक्ट। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यू कैन आल्सो सेव फंक्शंस इन अ वेरिएबल, और अब इस वेरिएबल के थ्रू ये इन्वोक होगा। और कैसे इन्वोक होगा, उसका सिंटैक्स वही है, f लिखे और इसको 10, 20 जो है वो आप पास कर दे। तो हम f को फंक्शन नेम नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे वेरिएबल है जो उसको रेफर कर रहा है, उसके अंदर इस फंक्शन का रेफरेंस है। यहां से आप इसका आंसर ले लें, आंसर 1, और इसको बाद में आप कंसोल करके लिखें, CL कंसोल में आंसर 1। और यहां अगर मैं इसको आंसर 2 में सेव कर लूं और फिर मैं यहां पे कंसोल करूं आंसर 2, सॉरी, तो आपके पास दोनों में आंसर सेम आएगा। आप देखेंगे कि चाहे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन बनाया है, उसको कॉल किया, आंसर ले रहा हूं, ये एरो फंक्शन की फॉर्म में बनाया। अगर मैं इसको रन करूं, इसको मैं राइट क्लिक करके मूव राइट कर देता हूं, और फरवरी 11 का हमारा प्रोजेक्ट है, ये CLS करें, CLS स्क्रीन। तो थोड़ा सा मैं इसको मूव करता हूँ, सबसे नीचे आ रहा है। ओके जी, लोड स्पेस फरवरी 11.js एंटर कर लीजिए। दोनों सूत्रों में देख रहे हैं मैं, यस सर। दोनों सूत्रों में आंसर क्या आ रहा है? 30। इसका मतलब है लॉन्ग फॉर्म से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म से भी। अब इसकी मैंने वेरिएशंस बताई है कि इस फंक्शन को लिखने के क्या क्या पॉसिबल वेज है। उसमें मैंने बताया है कि अगर फंक्शन में एक ही पैरामीटर हो तो लेफ्ट हैंड साइड में पैरेंथेसिस लगाना जरूरी नहीं है, और अगर कोई भी पैरामीटर नहीं है तो फिर लाजमी पैरेंथेसिस लगानी। आप ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते एरो की लेफ्ट हैंड साइड, यस जरूरी लगानी। या उसका अल्टरनेट तरीका ये है कि एक कैरेक्टर होता है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर भी लिख रहे हैं, ये बड़ा फैंसी से सिंटैक्स बन जाता है। देखें इसको, आप देखें ना, लिखने में बड़ा खूबसूरत सा लगता है, अंडरस्कोर एरो, ठीक है जी। और
फंक्शन की बॉडी राइट हैंड साइड पे बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो फिर आप parentheses लगाना। जाएंगे और उसका पूरा कोड ब्लॉक बनाएंगे और सो। और अगर एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वही रिटर्न हो रहा है, इसलिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। ये टॉपिक हमने बस लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बाकियों का भी उम्मीद है रिवाइज हो गया होगा। अच्छा, इससे एक दो चीजें और हैं शायद जो बाकियों को भी लास्ट टाइम डिस्कस नहीं हो सकी एरो फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं जरा क्लियर कर दूं। इस सारे को मैं कमेंट कर देता हूं। तो एरो फंक्शन आपके पास शॉर्ट सा सिंटेक्स बन रहा है जी। अगर आपके पास एक एरो फंक्शन है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, मैंने ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, मैंने कहा जी ID 101, नेम है प्रोडक्ट का, नेम कोई मोबाइल फोन है जी, और उसकी प्राइस है कहते 50,000। ये ले जी, सॉरी ये नेम यहां पे इसका ID ID कॉलम नेम, इसको इतराज आ रहा, टाइटल करते हैं। हाँ, ये देखें जी यहाँ पे ये एरो फंक्शन जो कॉन्सेप्ट था, बहरहाल बात दूसरी तरफ निकल गई कि एरो फंक्शन में पैरेंथेसिस है लेफ्ट हैंड साइड पे, कोई पैरामीटर नहीं, और राइट हैंड साइड पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं, लेकिन आप ये देखें अंडरलाइन यहाँ पे रेड आ रहा है, वो यहाँ पे एरर दे रहा है और कह रहा है जी यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ। ऑब्वियसली सेमी कॉलन तो नहीं आना, अगर हम इसे रन करें तो वो कहेगा ये गलत सिंटेक्स है एरो फंक्शन का। अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉलन, कॉलन तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा इसके अंदर क्या कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि जो फंक्शन होता है फंक्शन में कॉलन ही होता है। अब ये एरर की क्या वजह है, क्यों आ रहा है, ये जो भी मैंने नीचे रूल बताए इसी से ही आप जरा अपनी कॉमन सेंस से ये ड्राइव कर सकते हैं क्यों एरर है और इसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ, यहां पे क्योंकि एरो फंक्शन के बाद जो करली ब्रेसेस आती है, एरो फंक्शन के नजदीक वो कोड ब्लॉक है, फंक्शन की बॉडी है, जबकि करली ब्रेसेस जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए भी यूज होती। इनका डबल रोल हो गया ना, यानी करली ब्रेसेस के लिए भी यूज हो रही है और आपके पास कोड ब्लॉक के लिए भी यूज हो रही। अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि आप यहां से फंक्शन की बॉडी शुरू कर रहे हैं और आगे कुछ रिटर्न करना चाह रहे हैं या ये ऑब्जेक्ट है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी इसके बाद एरो फंक्शन के बाद करली ब्रेसेस आएगी वो उसको कोड ब्लॉक ही समझेगा। तो फिर इसका हल ये है, अगर आपने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है, उधर ही ऑब्जेक्ट बनाने रिटर्न करवाना है तो फिर इसके दो सॉल्यूशन है। देखें, फिर आप वापस लेंथी सिंटेक्स में चले जाए और कोड ब्लॉक शुरू करें, इस सारे को कोड ब्लॉक में रैप कर दें और यहां से रिटर्न इसको एक्सप्लिसिटली लिख कर करें ताकि उसे पता चले कि जो पहली करली ब्रेस है यहां से फंक्शन की बॉडी शुरू हो रही है और उसके बाद जो है उसके अंदर से ये फंक्शन ऑब्जेक्ट है जो रिटर्न है। इस तरह आप ये एम्बिग्युइटी खत्म करेंगे। एक लाइन पे भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा लाइनों पे भी, इस तरह जरा ज्यादा प्रॉपर है। लेकिन अब आप वो शॉर्टर सिंटेक्स जो है वो नहीं यूज कर सकते, इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा जो इसका तरीका है, मेरे ख्याल दो तरीके हैं जिसके, वो ये है, अगर आप ये दोबारा ये स्टाइल लेंथी नहीं लिखना चाहते तो फिर ये एरर आ रही है क्योंकि वो यहाँ पे एम्बिग्युइटी है, एक ही सिंबल दो पर्पस के लिए एक जगह पे नहीं हो सकता, मशीन कंफ्यूज हो जाए। उसका अल्टरनेट ये है, यहां पे पैरेंथेसिस लगा दे, पैरेंथेसिस में इसको रैप कर दे। जब आप पैरेंथेसिस में रैप कर देंगे तो वो समझ जाएगा कोई फार्मूला है, कोई एक्सप्रेशन है, क्योंकि पहला करैक्टर पैरेंथेसिस है, आप करली ब्रेसेस नहीं।
इस तरह पैरेंथेसिस में हम इस तरह से भी कर सकते हैं ना कि इसका 2+5 रिटर्न करो, या पैरेंथेसिस लगा दें इस तरह के 2+5 रिटर्न करो। पैरेंथेसिस तो हमेशा एक्सप्रेशन के पार्ट होती है, तो पैरेंथेसिस से वो समझ आएगा कि ये पहला करैक्टर पैरेंथेसिस है, तो इसका मतलब आगे कोई फार्मूला, कोई एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फार्मूला भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, अरे भी हो सकती है। इसी तरह देखिए अगर अरे रिटर्न कर रहा है तो फिर ये एम्बिग्युइटी इसमें नहीं आती 10, 20, 30। अब यहां बिल्कुल फाइन है। क्यों अरे में नहीं एम्बिग्युइटी आती? क्योंकि कर्ली ब्रेस एरो के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रही है, उनका एक ही पर्पस है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के हवाले से अहम बात थी जो आपने देख ली। फर्स्ट कीवर्ड के बारे में और लेट के बारे में अगर हम देखें, डिस्कस किया था हमने लेट से क्यों मिशा से ये किया हुआ। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं जरा जो हमारे मॉडर्न फंक्शन है, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, उनकी तरफ चलते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सर बस ये बता दें वार में और लेट में फर्क क्या है, वैर में और लेट? देखिए वार जो है उससे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई भी जिसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वार से भी वही डिक्लेयर करते हैं। तो डिफरेंस पहले बाद में देखते हैं, पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं। सिमिलैरिटी दोनों में क्या है, दोनों ही कीवर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं, ये फर्क नहीं है, ये सिमिलैरिटी है। फर्क ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल इस स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर किया है, यहां पे मैं if 5 is greater than 3 इस तरह से if के ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करूं, तो प्रोग्रामिंग का प्रॉपर रूल ये कहता है कि अगर मैं यहां पे प्रिंट करूं x को, तो वो यहां पे एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल यहां पे हम कह लें जी ट्रू लिख लें, कुछ भी यहां पे डमी एक मैसेज लिख लें, ये वेरिएबल, ये किससे पूछा जी? शाहजेद ने? सर मैंने पूछा फादर फैजान यहां पे बेटा देखें, ये वेरिएबल x यहां पे एक्सेसिबल क्यों नहीं होना चाहिए बताएं? क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया गया, इसका स्कोप ब्लॉक के अंदर ही होना चाहिए, राइट? यस सर। अगर हम इसे रन करें तो इसी तरह से वो परफेक्ट एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर x इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर इस लेट को मैं वार में बदल दूंगा तो वो स्कोप को प्रॉपरली नहीं लेगा। अब ये देखिए यहां पे उसने प्रिंट कर दिया 10। तो यहां से जो रूल है वो ये है कि वार एक वी कीवर्ड था जो पहले होता था जावास्क्रिप्ट में। वार और लेट दोनों से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वार जो है वो उसमें इशू ये है कि वो स्कोप को प्रॉपरली एनफोर्स नहीं करता, इसलिए लेट को हम कहते हैं कि ये ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक का प्रॉपरली स्कोप जो है एनफोर्स करता है। यानी एक ब्लॉक के अंदर जो डिक्लेयर किया गया है वो इंश्योर करता है कि बाहर एक्सेस ना हो। तो इसलिए मॉडर्न प्रोग्रामिंग में वार को भूल जाए, जब भी डिक्लेयर करना है लेट से ही करना है आप। इससे ये होता है एक्सीडेंटली भी बाहर को वेरिएबल डिक्लेयर कर ले तो वो आपको पता चलता है वो प्रीवियस ब्लॉक से भी सेम नेम का था, ये तो उसे रेफर कर रहा है, कंपाइलर कोई एरर नहीं देता बल्कि उसे आगे यूज कर ले। बहरहाल ये आपको कुछ एरर जो है उनसे सेव करता है आपको। हर फंक्शन अपने अपनी हदूद में रहता है, जिस ब्लॉक में है उससे बाहर अगर एक्सेस करेंगे भी तो कंपाइलर ही एरर दे देकर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वार है तो फिर स्कोप का जो है वो इस तरह से रूल है। ओके, आज का असल में टॉपिक जो हमारा है मैप, फिल्टर, रिड्यूस, फॉर ईच, सम, मैनी, फाइंड, सॉर्ट। सॉर्टिंग, सर्चिंग, मैपिंग, फिल्ट्रेशन, रिड्यूस करना, फॉर ईच करना, ये सारे बड़े मजे के काम है। इनके बगैर आप कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, कल नेक्स्ट क्लास में मैं इन पे एक ज्यादा आप लोगों से कुछ
ओरली क्विज लूंगा, मैं एग्जांपल्स लिखूंगा और आपसे मैं कहूंगा बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस नेट्स पे बेताशा इस पे ट्यूटोरियल है, आपके पास मटेरियल है, वो आपने पढ़ के आना। मैंने लिस्ट दे दी है यहाँ पे आप, ठीक है जी। सम एनी कर ले, मैं नहीं किया एनी था इसको, बल्कि फॉर ईच जो है उसको हम पहले ले लेते हैं, फिर हम मैप वगैरह पे आते हैं। ये सारे ये 6 के खूबसूरती है, यही जो है उसकी पावर है। एरो फंक्शंस के साथ ही ये यूज होंगे। ऐसे भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा कॉम्पैक्ट और बेहतर सिंटैक्स है। एरो फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हो गए फंक्शनल प्रोग्रामिंग के। फिर लेट वार की जगह लेट कीवर्ड देना, ये सारे इंप्रूवमेंट्स जो है वो ES6 में। इस लिहाज से ये आज के टॉपिक जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड होने वाली फीचर्स हैं जो है वो जावास्क्रिप्ट की। ये फंक्शन, ये सारे फंक्शंस जो है वो अरेज पे हैं। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट पे ज्यादा बात की, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस है जो अरेज के साथ ऑपरेट होते हैं, अरेज पे ऑपरेट होते हैं, क्योंकि डाटा हमारा अक्सर अरेज में होता है या लिस्ट पे भी ऑपरेट होते हैं। ये हर तरह के सेट पे भी ऑपरेट, यानी जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स है ना, ये सब पे ऑपरेट। इनकी ब्यूटी है, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स है उनको मैनिपुलेट करना है, आपको पता है लूप लगानी पड़ती है आपको। सर वो एक क्वेश्चन था। जी जी सर, जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तो मैंने एक क्वेश्चन किया था कि इसको डिक्शनरी के हम कंपेयर कर सकते हैं, तो आपने कहा था अभी नहीं मिक्सअप हो जाएगा। तो अभी क्या हम एरेज, लिस्ट, सेट, इसके साथ हम टपल जैसे हम पढ़ते हैं, तो उसमें से किसी से कंपेयर करेंगे यहाँ पर, या अभी भी नहीं, बाद में करेंगे? कर लेंगे बिल्कुल। ये बेसिक पहले मैं कवर कर लूं, फिर इंशाल्लाह जरूर इसको जो है वो बिल्कुल डिस्कस करते हैं। वैसे बल्कि उसको बाद में रखते हैं कमेंट, ये आप बिल्कुल होल्ड ऑन करें, दोबारा पूछिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। असल में जब टॉपिक पढ़ाया ही ना हो तो उस पर कंपैरिजन वो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है सर। नहीं मिक्सअप नहीं, वो सेंस ही नहीं बनाती ना। आपने अभी सिर्फ अरे पढ़ाई है और आप कह रहे को मैप से, हाँ मैप हम पढ़ा लें फिर हम कंपेयर कर लें, ठीक है, ताकि आपको समझ हो सकता है। बाकियों को जिन्होंने नहीं वो पढ़ा तो वो कहेंगे पता नहीं ये मतलब किसको किससे कंपेयर कर। तो बिल्कुल कंपैरिजन करने से जरा थोड़ा सा विजन ब्रॉड होता है, चीजें जो है ज्यादा बेहतर कॉन्टेक्स्ट में समझ आती है। आई एग्री विद, और कोई ऐसी उसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, आसान सी बात है, आप देख लें। अच्छा जी, फाइंड से आपको पता है आप सर्च करना, कोई भी सर्च करना है ऑब्जेक्ट, कोई वैल्यू सर्च करनी है, ऑब्जेक्ट सर्च करना है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, मैपिंग, फिल्ट्रेशन, ये सारे बड़े वाइडली यूज्ड फंक्शंस हैं। सबसे पहले जी किसी को भी ले सकते हैं लेकिन तरतीब से जरा चलते हैं। फॉर ईच पहले हम इसको बगैर इन ऑपरेट फंक्शन के करते हैं, इनका मेन मकसद समझ आए। ये सारे फंक्शनल याद रखें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इनमें से कोई सा भी यूज ना करें और इसकी जगह वही ओल्ड स्टाइल का लूपिंग सिंटैक्स यूज करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है, पहले मैं बेसिक अरे लूंगा, उस पर ये डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, फिर इसको कॉम्प्लेक्स अरे लेंगे जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये उसके अंदर फर्दर नेस्टेड स्ट्रक्चर्स है, फिर उसमें हम करें जिस तरह हम पहले एक तरतीब से पढ़ते हैं। पहले हमने बेसिक अरे और ऑब्जेक्ट का पढ़ा, फिर हमने जरा रियलिस्टिक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आए, तो यहां भी ऐसे हम करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बेसिक समझते, और ये फंक्शंस अरेज के लिए है तो बेसिक अरे ही लेंगे। नंबर्स के लिए लेता हूं मैं 10, 20, 30, 40, 50। पहले इस अरे पे मैं ये सारे फंक्शन जरा अप्लाई करके बता ताकि मेन फ्लो समझ आए। अगर मैंने इस अरे के तमाम एलिमेंट्स को सिंपल प्रिंट करना है तो एक तरीका तो ये है कि मैं लूप लगाऊं, अरे के हर एलिमेंट को आपने प्रिंट करना है, उसमें एक एक ऐड करके ट्रवर्स करना है। ये ज्यादा बेहतर जो है वो, या आखिर टीचर्स से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है ना। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही फरमाया आपने। ट्रवर्स करना है आपने, तो आप 0 से लेंथ तक i प्लस प्लस करते हो, कंसोल डॉट लॉग अरे सब i, सिंपल ट्रवर्सिंग कर ले, इसमें 7 इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते जाए, व्हाइल यू आर गेटिंग एलिमेंट, इस पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं सिंपल इसको ऐसे ही प्रिंट कर, इसको रन करके देखते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। हमारे पास 10 20 30 40 एलिमेंट वही एलिमेंट। आप कहते हैं वैसे भी अरे का नाम लिखे तो सारे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन मैं बस एलिमेंट भी एलिमेंट कर लूं ताकि उस एलिमेंट पे अगर मैंने कोई परफॉर्म भी करना है फंक्शन, जिस तरह मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो वो भी मैं कर सकूं कि 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर दूं। सर जी जी बेटा। सर हम प्रिंटिंग के लिए जब हम लाइन चेंज करते थे तो बैक स्लैश यूज करते थे, बट यहाँ पर हम जब एरे प्रिंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली खुद से लाइन चेंज कर रहा है, तो क्या ये है कि फॉर लूप के अंदर सिंटैक्स के अंदर ही नहीं, ऐसा नहीं। देखिए जब आप कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं ना, ये प्रॉपर्टी कंसोल डॉट लॉग की है, मैंने इस तरह लिखा, मैं इसको कमेंट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो वो एक स्टेटमेंट को कंप्लीटली उस लाइन पे लिखती है। अगर इसी को मैं दोबारा लिखूंगा तो हर लॉग एक अपने न्यू लाइन से शुरू होता है, ठीक है। जिस तरह मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग में हेलो और फिर कंसोल डॉट लॉग में वर्ड, तो ये 2 लाइनों पे आएगा, लेकिन अगर मैं 2 लाइनों पे आएगा हर कंसोल, लेकिन अगर आप इकट्ठा एक वर्ड कर ले तो ये एक ही लाइन पे कंसोल लूप का ताल्लुक नहीं। ठीक है सर, समझ आ गया। ये कहना कि लूप की वजह से है, ये मतलब करेक्ट है। ओके, यहां से आपके पास हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या सिंपल उसको प्रिंट कर। इसी काम को करने के लिए हम लूप लगाने के लिए हमें हमेशा एक फिक्स किस्म का पैटर्न रखना पड़ता है कि हम इनिशियल इंडेक्स से शुरू होते हैं। इनिशियल इंडेक्स क्या है जी? 0, लेकिन जरूरी नहीं 0, कोई लैंग्वेज को न्यूट्रल रख के सोचे। हो सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 1 हो उसमें बहुत सी है, ठीक है जी। अगर 1 है तो फिर इक्वल टू लेंथ करेंगे, हर एक में एक एक प्लस करते चलेंगे। तो ये फंक्शन ऐसे बनाने की कोशिश की गई है जिसमें प्रोग्रामर को इंटरनल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस वो कहे जी पहले एलिमेंट से शुरू हो, चाहे उसका इंडेक्स वहां 0 है 1 है जो भी है, और वो पहला एलिमेंट अरे में तो इंडेक्स बेस्ड है, हो सकता है सेट में किसी और तरह हो, डिक्शनरी में किसी और तरह हो, मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर में और तरह हो। हमें रिट्रीव कैसे करना है एलिमेंट ये बताने की जरूरत नहीं ना हो। तो इसको देखें, अल्टरनेटिव सिंटैक्स कैसे मजेदार सा बन जाता है। उसमें आपने जो अरे लिख दी है, आप सीधा कहते हैं अरे डॉट फॉर ईच। फॉर ईच क्या करता है, वो आपको कहता है जी मैं हर, जिस तरह नाम ही इसका बता रहा है, आई विल रन दिस फॉर ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस अरे। जिस अरे के साथ फॉर ईच कॉल कर रहे हैं वो कहता है इसके हर एलिमेंट को मैं एक एक करके तुम्हें देता जाऊंगा। तुम ये ना सोचो कि मैंने 0 से शुरू करना है, 1 से, कहां से शुरू हुआ, ये फिक्र ना करो कब लूप स्टॉप करनी है, हर दफा इंक्रीमेंट भी करना है, बस तुम्हें हर दफा यू विल गेट ईच एलिमेंट फ्रॉम अरे, तुम आगे बताओ करना क्या है। तो मैं यहां पे कहूंगा एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है एक्स, और एरो में राइट हैंड साइड पे करना क्या है, कंसोल डॉट एक्स। इस तरह गौर से देखिए, फॉर ईच में एक एरो फंक्शन दिया जाता है जिसके लेफ्ट हैंड साइड पे 1 वैल्यू इस अरे से आती है जिसके साथ ये कॉल कर रहे हैं, और आप एरो के राइट हैंड साइड पे बताते हैं बेसिकली करना क्या है। आपने सिर्फ प्रिंट करना है, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है, या जो भी आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फॉर ईच में आपने पहले से प्रिंट कर ले, इसे कंपेयर करें जरा इस लेंथी लॉजिक से। यहां आपने 0 से शुरू किया, तब लूप रोकनी है, उसकी कंडीशन लगाई, हर दफा इंक्रीमेंट करना है, जब भी अरे को रेफर कर रहे हैं सबस्क्रिप्ट से रेफर कर रहे हैं। यहां कोई मैंने सबस्क्रिप्ट यूज नहीं किया क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट बेस्ड इंडेक्स बेस्ड आइटरेशन है,
ये वैल्यू बेस्ड आइटरेशन है, डायरेक्ट वैल्यू ही यहां पुट हो गई। यानी पहली दफा यूं समझ लें कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपके पास, ये वाला जो अंदर मैंने लिखा है, मैं इसको अलहदा से लिखता हूं, ये मैथमेटिक्स की तरह ये फार्मूला है, मैंने यहां कर दिया पुट x इज इक्वल टू 0, पहला एलिमेंट, ये फार्मूला जिसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 10 पुट करें तो राइट हैंड साइड पे क्या आउटपुट आएगी, कंसोल डॉट लॉग में x, यानी इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैं 2 लिखूं, 10 रखूं, तो प्रिंट क्या होगा 20। उसके बाद मैंने इसको कैंसिल किया, 10 के बाद मैंने दूसरा एलिमेंट यहां पुट कर दिया 20। ये मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, वैल्यू की बात कर रहा हूं, याद रखें कि डायरेक्ट दूसरी वैल्यू यहां पुट होगी। ये भी खत्म जरा कर देते, यहां पे x की जगह 20 आ गया तो प्रिंट क्या होगा 40। फिर मैंने यहां पे 30 रख दिया नेक्स्ट अरे, फिर मैंने यहां पे 40 रख दिया और 50 और उसके बाद स्टॉप। यानी स्टॉप कब करना है, ये फॉर ईच की जिम्मेदारी है कि जब ये अरे खत्म हो तो खुद ही स्टॉप कर दे, मजीद पुट ना करे। मैंने ये कंडीशन नहीं लगाई कि लेस देन लेंथ हो तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो तो लूप टर्मिनेट हो और बाहर आए, नहीं। तो ये जो आपके पास सिंटेक्स है ये ज्यादा आसान है। फॉर ईच फंक्शन खुद ही इस पे लूप लगाएगा और आपको 1 by 1 वैल्यू लेफ्ट साइड पे देता जाएगा। आप उसको प्लेस होल्डर दे दे, आप फर्ज कर ले x उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है जो यहां से आनी है, यानी हर अरे की हर वैल्यू को 1 by 1 x रिप्रेजेंट करेगा। जब पहली दफा ये एरो फंक्शन रन होगा तो x पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा, जब ये रन हो जाएगा फिर x दूसरी की जगह दूसरी वैल्यू पुट हो जाएगी, फिर x की जगह तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और मैं ठीक है मेरा ख्याल, आई ओके क्लियर है। सर ये फिर हम कह रहे हैं कि फॉर ईच की फंक्शनैलिटी एब्स्ट्रैक्ट रखी है, असल में वो वैल्यू लेके आ रहा है। बिल्कुल उसका यही वाला काम है जो यहाँ पे, ठीक है। आपको एक्सप्लिसिटली लूप नहीं लगानी पड़ी, उसकी कंडीशन नहीं सेट करनी पड़ी और इस तरह से। अब यहां से ये पहला फंक्शन जो है ना ईयर 6 ने जो दिया फॉर ईच, तो फॉर ईच में आप क्या करते हैं कि आपको 2-3 पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट है याद रखना। फॉर ईच आपको कुछ रिटर्न नहीं करता आंसर। फॉर ईच तो अरे लेंगे, हर अरे के लिए ये एरो फंक्शन रन कर देगा, दैट्स ऑल। समटाइम हमें ये होता है कि हमने कंसोल पे प्रिंट नहीं करना, मैं चाहता हूं कि अरे में जो नंबर है एक नई अरे में इस डाटे को इस तरह से ले आऊं कि हर एक की प्राइस में 10% इंक्रीमेंट कर दूं। लेट्स सपोज मेरे पास स्टॉक में प्राइसेस है, अब मैं चाहता हूं कि हर आइटम की प्राइस में 10% इंक्रीमेंट कर दो और मुझे नई प्राइसेस बताओ क्या है। ये 10 में 10% इंक्रीमेंट करके क्या बनता है, इसको आसान कर लेते हैं। 10 में 100 में 200 में 300 में 10% इंक्रीमेंट कर दो तो क्या बनता है 4। और ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैप। मैप का फंक्शन क्या करेगा, इसी तरह से हर एक का टेम्पो है, x इनपुट आएगी 1 by 1। पहली दफा x से क्या मुराद होगा, किसके इक्वल होगा जी 100 के, उसके बाद 200, फिर 300, 400, 500। यानी एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 by 1 वैल्यू पुट होगी, इंडेक्स नहीं, इंडेक्स की बात ही नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं अरे से, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे मुझे क्या करना है, इस 10 को किस में मैप करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। मैं राइट हैंड साइड पे कोई एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूंगा। तो मैंने कहा जी x को 10% बढ़ाने का मतलब है 1.10 से मल्टीप्लाई करना। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे इस एरो, इस फंक्शन को मैं बिल्कुल अलग अगर कर लूं, यहां पे आपने सिर्फ अंदर एरो फंक्शन में लॉजिक बना दी होती। यहां पे इनपुट क्या आएगी 10, बल्कि इसको नीचे लिख लेते हैं, पहले इसमें देखे जरा
पहली दफा x में क्या इनपुट आएगी 100 और यहां से आउटपुट क्या निकल आएगी 1.10 से मल्टीप्लाई करें 110 110 पे मैप हो जाएगा। दूसरी दफा 200 20 इंक्रीज हो गया 10% 220 300 इस पे 330 यानी इस अरे से 1v1 वैल्यू आती है और ये नहीं 400 14 बनता है उसका 10% और 440 फिर ये जो 500 है ये यहां पे रखे और यहां से 500 और 550। अब मैप की जो ब्यूटी है सलाहुद्दीन साहब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ये ओवरराइट नहीं करता डेटा, ये आपको एक नई अरे एक टेम्पररी अरे अरे 1 एक नई अरे दे देगा, रिटर्न करेगा, एक नंबर नहीं रिटर्न करेगा। अरे पे मैप अप्लाई किया है अरे ही रिटर्न करेगा। इस अरे और इस अरे में ये फर्क होगा कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इसके पहले इंडेक्स पे आएगी, लेकिन उस पे 10% इंक्रीमेंट होने के बाद यहां से जो दूसरे नेक्स्ट जो 1 इंडेक्स पे है वो पुट होगी और यहां से जो आंसर आएगा उसके 1 इंडेक्स पे रख दिया जाएगा। 300 पुट होगा और जो आंसर आएगा उसके 300 नेक्स्ट इंडेक्स पे एंड सो ऑन। ओरिजिनल डाटा आपका मॉडिफाई नहीं होगा और आपने अरे पूरी पे ये फंक्शनलिटी रन कर दी। अब आप console.log में ये अरे 1 प्रिंट करें जो नई अरे है, इसको बल्कि मैं पूरा नाम ले लेते अरे 1 कह लेता हूं, इसको अरे 2 कह लेता हूं। अब आप दोनों को कंपैरिजन के लिए प्रिंट करके देखें, अरे 1 को भी अरे 2 को भी, ठीक है जी, अरे 1 और अरे 2। अब इसको हम जरा देख लेते हैं जी। अरे 1 डॉट मैप 1 को मैप किया और 2 में ले लिया। अब आप देखें यहां अरे में पहला एलिमेंट था 100, यहां 110 आ गया। यानी पहली तो बात ये देखें, पहली लाइन से जो अरे प्रिंट हुई है वो ओरिजिनल है, उसमें कोई चेंज नहीं। और दूसरी अरे 2 जो प्रिंट हुई है उसके अंदर हर एलिमेंट की ही पोजीशन पर उसका 10% है। तो हम इसको ये कहते हैं कि हमने हर एलिमेंट को 10% इंक्रीमेंट करके नई वैल्यू पर मैप कर दिया। मैप आपके डाटे को ट्रांसफॉर्म करता है। फॉर ईच ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता था, फॉर ईच में कुछ रिटर्न नहीं करना, फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करना, जबकि आपके पास जो मैप है वो आपके डाटे को ट्रांसफॉर्म कर देता है अरे, और ट्रांसफॉर्म करके उसकी आउटपुट एक नई अरे में लेता है, ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करता, ट्रांसफॉर्म्ड अरे देता है आपको, मैप्ड अरे देता है। तो इसको मैप को ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन भी कहते हैं। और इसका साइज दो बातें सिर्फ याद रख ले, मैप आपको अरे जो रिटर्न करता है वो ट्रांसफॉर्म्ड अरे होती है, ठीक है। और जितनी लेंथ ओरिजिनल अरे की होती है उतनी ही रिटर्न अरे की होती है। यानी आप कंडीशनल मैपिंग नहीं कर सकते इसमें इस तरह से, यानी सबसेट नहीं ले सकते। कंडीशनल मैपिंग तो कर सकते हैं, उसकी सब अरे नहीं ले सकते। आप कहें जी मैप कर दो सिर्फ पहली 3 वैल्यूज को। इसके एग्जांपल इस तरह देखें, अगर मैं कंडीशनल मैपिंग बदल कर सकते हैं, कंडीशनल मैपिंग कैसे करेंगे, तो इसको कॉपी करता हूं। मैं कहता हूं जी जो वैल्यू 350 से बड़ी है सिर्फ उसमें 10% इंक्रीमेंट करो। तो मैं इसको जो वैल्यू 350 से बड़ी है मैं कहूंगा अगर x ग्रेटर देन 350 है क्वेश्चन मार्क, इसके राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट लगानी, इधर ही टर्नरी ऑपरेटर लगा देते। x इज ग्रेटर देन 350 क्वेश्चन मार्क, तो फिर x मल्टीप्लाइड बाय 1.10 करो। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज तो कोई जरूर बता रहा है आपको।
अदरवाइज एज इट इज उसे एक्स को रखो। जो वैल्यूज 350 से बड़ी है सिर्फ वो मैप होगी, बाकी एज इट इज होगी। अब इसको अगर आप देखें, ये कंडीशनल मैपिंग होगी। तो पहली 3 वैल्यू थी वो वैसे ही है सिर्फ लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ऐसी अरे दो जिसमें सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यूज ही हो। हर वैल्यू के अगेंस्ट कोई ना कोई वैल्यू आपको लेनी ही लेनी। अच्छा, इसको अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखना हो, एक चीज और देखें, कुछ स्प्लिट नहीं कर सकते इसमें। नहीं, सब अरे नहीं उसकी ले सकते। इसको थोड़ा सा और एक स्टाइल से देखें। एरो फंक्शन के 2 तरीके हमने पढ़े, लेंथी स्टेटमेंट भी, इसको कोड ब्लॉक में भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे कोड शुरू करूं और ये सारा कोड ब्लॉक में कर लूं, यहाँ पे एंटर करूं, इसको भी इस तरह, और लेंथी फॉर्म में ला दूं। इफ एक्स इज, अब मुझे एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न एक्स, अदरवाइज रिटर्न एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अगर वैल्यू 350 से ज्यादा है तब उसको 1.10 से मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज एज इट इज। ये तो स्टाइल है ना लिखने का, इसमें मैथ पे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एरो फंक्शन आपका जो लॉजिक कॉम्प्लेक्स थी तो आपने उसको बॉडी में कर दिया। और अगर सिंगल लाइनर है तो आप उधर ही उसकी जो है वो आप एरो के बाद लिख सकते हैं बॉडी बना सकते। पहले तो ये देख लें, ये दोनों सेम है, ये स्टाइल सेम है। दूसरा पॉइंट जो मैं यहां से बताना चाह रहा हूं कि आप कहें जी अगर x ग्रेटर देन 350 है तो 10% इंक्रीमेंट कर दो, वरना मैं चाहता हूं उसमें कोई चेंज ना हो और अदरवाइज आप लिखे ही ना। मैं जरा इसको कमेंट करके, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट जरा सही तरह से आप समझें। मैंने बहुत ज्यादा यूज होता है आगे रिएक्ट में, रिएक्ट नेटिव में, नोड में। अगर मैं एल्स लिखूं ही ना तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर तो वैल्यू 350 से ग्रेटर है तभी उसमें 10% इंक्रीमेंट करो, वरना मैंने कुछ करना ही नहीं था तो मैंने वो लिखा ही नहीं। तो अब आपके ख्याल में अरे 1 तो वही होगी ओरिजिनल, मैप कभी ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करता। यहां से जो अरे आएगी ये तो मुझे पता चल रहा है। अच्छा, क्या आएगी आपके ख्याल में अरे? एज इट इज आएगी, जो आपने नीचे वाला लिखा है ना, रिटर्न, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा। यानी आपका मतलब है पहली पोजीशन पे 100 होगा, दूसरी पे 200, दूसरी पे 200, तीसरी पे 300, 300, 440, हाँ, 550। 550। अच्छा, इसका मतलब है अगर मैं एल्स में जो मैंने लिखा है एल्स रिटर्न एक्स, आपका मतलब ये तो अंडरस्टूड है अगर हम ना लिखें। ओके ओके, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अगर मैं एक फंक्शन आर्म बनाऊं, मैं एफ कह देता हूं, इसको मैं एक्स पैरामीटर देता हूं। मैं कहता हूं इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10 तो रिटर्न करो 20। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूं लेट आंसर, आपने अपनी बात पे रहना जरा, एफ, और इसको मैं कहता हूं 50, क्या रिटर्न होगा? आंसर में क्या रिटर्न होगा बताएं, इसकी आउटपुट बताएं। एक मिनट इसका एक्स की जगह आ गया 20, 50 ग्रेटर है ना 10 से, तो क्या रिटर्न होगा यहाँ पे? बोलो तो सही है ना, आसान, 20 रिटर्न होगा ना भाई। इसमें भी डाउट है तुम्हें कोई? रिटर्न लिख दिया तो बस रिटर्न 20 होगा। ओके, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, तुम्हें खुद ही अपनी एरर पता चल जाए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसमें भी डाउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑब्वियसली 20 रिटर्न होगा, ये 20 आ गया। अगर मैं यहां पे 5 पास कर दूं, यहां 5 पास कर दिया, अब x इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या हो गई? ये रिटर्न नहीं होगा। तो फिर यहां पे खुद ही कोई बाय डिफॉल्ट भी कभी रिटर्न होता है कि वो बाय डिफॉल्ट कुछ रिटर्न कर देगा, तो फिर आंसर में क्या सेव होगा? इसको भी ऐसे ही फंक्शन समझो, इसमें कोई अलग रूल थोड़ी लग जाना है कि इसमें अंडरस्टूड हो गया वो रिटर्न तो वही करेगा।
जो रूल है वो भी वही फंक्शन ही है। मुझे बताओ आप यहां से क्या रिटर्न होगा? कभी कोई रिटर्न में बाय डिफॉल्ट होता है? बताओ ना, यहां से फिर क्या होगा? पहले मुझे बताओ यहां से आउटपुट क्या आएगी? आप शाहजेब बीसीएस किया तुमने, लाखों रुपया दिया यूनिवर्सिटी में, बताओ जल्दी से मुझे। हाँ अच्छा, आप भी 20 आएगा, तो फिर तुम्हारा मतलब ये तो फजूल ही बात है, लेस लिखूं ना हो, हमेशा 20 आना, तो फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं है हमेशा 20 आना। क्या ख्याल है? फिर तो मुझे ये इफ के को लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये हाल है हमारे ग्रेजुएट्स का, और वो कहते हैं हमें नौकरियां दो, हम अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं, 4 साल बीएस कर लिया है। सर यहाँ पे यहाँ गार्बेज वैल्यू आएगी या एरर आएगा? दोनों ही बातें गलत है। देखे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे यार फंक्शन की चीजें नहीं समझते। क्या हो गया आप लोगों को, क्या हमारी यूथ को हो गया भाई? इंसान बन जाए और जरा थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल। हाँ भाई, क्या आउटपुट आएगी बताएं जल्दी से। सर कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ये नहीं कभी आंसर देना, कुछ भी नहीं होता, ये कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये सबसे ही इनवैलिड आंसर होता है। जब आपने फंक्शन कॉल किया है और उसका आउटपुट इसमें सेव कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, गार्बेज हो, एरर हो, कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो नहीं कहते कुछ भी नहीं होगा, इसका मुझे कभी लॉजिक नहीं समझ आई, जो ये कहते हैं ना कुछ भी नहीं होगा। पता है कुछ भी कब नहीं होगा? मैं कहूं ताहिर इकबाल, ताहिर सर 5 रिटर्न एक मिनट, ताहिर के लिए एक मैं कोड लिखता हूं जो कुछ भी नहीं करेगा। ताहिर आप साथ हो हमारे? ताहिर ये देखें जी, ये मैंने बना ली tahir.js। मुझे ये बताएं कि अब अगर मैं यहां पे आऊं और मैं लिखूं लोड tahir.js, क्या होगा? बताए ना, मैंने क्या नोड रन करो इस फाइल को tahir.js को, ये देखें आपके सामने tahir.js पूरा कागज है। क्या होगा आप बताए? क्योंकि ताहिर अब आप कह दो कुछ भी नहीं होगा, ले दिया एंटर किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये तो समझ आती है बात कि कुछ है ही नहीं, जब एक भी स्टेटमेंट नहीं है प्रोग्राम में। एक मिनट ना, ये मैंने कहा जी लिखो लोड tahir.js, कुछ भी नहीं हुआ। भाई प्रोग्राम रन हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके आउटपुट किस वेरिएबल में ले रहे हैं, मतलब ये थोड़ी प्रोग्रामिंग में कुछ चीज होती, कुछ भी नहीं होगा। कुछ ही हो सकता नहीं जो भी कह दे, है ना, लेकिन ये नहीं कहना आइंदा कभी कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ हो सकता है, ठीक है। जब भी ये कहा ताहिर को मैंने ये प्रोग्राम दिखा देना, और मैंने कहना देख लो क्या ये ऐसे है ब्लैंक नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ इतना कुछ लिखा हुआ मैंने, और आप कह रहे हो कुछ भी नहीं होगा। यार मैं आपको ये समझा रहा हूं, मैं तो देख लो 20 लेवल पे आप लोग इसमें ही फंसे हुए। मुझे मैं तो फिर एरो फंक्शन और ये क्या कुछ आपको सिखाने की कोशिशों में हूं, तो आप अगर इसी में फंस के रह गए अभी, तो फिर आगे एडवांस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या आप लोग का बने। हाँ जी नीचे वाले फंक्शन में यार उसको छोड़ दे, मुझे उसे वो नहीं चाहिए। मुझे पहले ये बताओ, मुझे क्या हुआ कि एज की कंडीशन में कुछ आएगा या नहीं आएगा? हाँ यहाँ भी नहीं किया हुआ मैंने, डिफाइन करते हैं ना, यहाँ भी नहीं किया हुआ। सर अगर फंक्शन के ऊपर हम डिफाइन करते हैं पहले कोई वेरिएबल, मतलब उसमें कोई वैल्यू रख देते हैं, तो वो एज का जो है वो जो हम वैल्यू ऊपर रखेंगे उसको वो प्रिंट कर देगा। पता नहीं किसी को तुम्हारी बात समझ आ रही हो, मुझे तो नहीं आ रही। अभी कोई लगता है ऑनलाइन किसी ने आंसर को देने की कोशिश की है, मैं देखो ना। जी जी तलहा बताए जी। हाँ अनडिफाइंड होगा, सर बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा आपके नजदीक अनडिफाइंड कुछ भी नहीं है? वो तो इतना कुछ है कि मैं यहाँ कर सकता हूँ इफ आंसर इज इक्वल टू अनडिफाइंड, पूरा मतलब मैकेनिज्म है। आप कह रहे कुछ भी नहीं अनडिफाइंड।
मैं यही अभी यहाँ पे अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है, चले ठीक है। अब अगले अपने सवाल आपसे पूछना है मैंने, ये आ जाए फरवी लेवल, क्या आ गया यहाँ पे? ओके, अब इसी पे होल्ड ऑन रखें, इसी पे होल्ड ऑन रखें, क्योंकि जो फिजिकल मेरे सामने बैठे हैं वो तो नहीं चला रहे, ऑनलाइन का कोई पता नहीं, तेज हो पहले चला के देख लिया जरा। अब मुझे बताओ यहाँ से जरा गौर से कि ये जो अरे है यहाँ पे क्या आएगा, ये जो तुमने लिखा है ये सही है? जो मैंने लिया है वो सही है, ये सही है, ओके। अच्छा, 1 by 1 चलते हैं, बगैर चलाए डिफेंड करते हैं, इस बंदे को कन्विंस करते हैं, वरना तो आउटपुट आई तो ये मुकर ही जाएगा। यहां से देखें, 1 by 1 चलते हैं। हमने अरे 1 डॉट मैप किया, राइट? पहली दफा क्या एक्स में पुट होगा? 100 इज ग्रेटर देन 350। कोई बात नहीं, सोच के 100 इज ग्रेटर देन 350 नहीं, तो ये स्टेटमेंट स्किप होगी, क्या रिटर्न हुआ? 100 कैसे? अच्छा, तुम ये कैसे 100 रिटर्न? तो एक मिनट, अगर कुछ भी नहीं हो तो यहां भी तो फॉल्स हो गई थी, ये रिटर्न स्किप हुआ था, तो अभी तो देख रहे हो। अदरवाइज तुम यहाँ पे पता क्या कह रहे हो कि तुम कह रहे हो कि इधर ये खुद ही लिखा हुआ है एल्स रिटर्न एक्स, ये तो अनडिफाइंड है, एक्स तो नहीं होगा, क्योंकि बाकियों को कंफ्यूजन है जो ऑनलाइन है। तो यहां से जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, तो जब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे तो इनपुट क्यों रिटर्न डिफॉल्ट होगी, अनडिफाइंड होगा। समझ आई बात की? जावा का कंसेप्ट था वो मुझे सही से रिमाइंड नहीं हो रहा, बट उसमें ये था कि अगर हम जावा में वहाँ भी लिखे जो ऊपर वैल्यू डिफाइन होगी, दुनिया की किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे नहीं होता जितनी मैं जानता हूँ। एक मिनट, ना जावा में, ना सी में, ना C++ में, ना PHP में, ना फ्लटर में, ना डार्ट में, ना .NET में, ना रूबी ऑन रेल्स में, ना पाइथन में, ना जेंगो में, ना कॉटलिन में, ना स्विफ्ट में, इतनी थोड़ी सी मुझे पता है, इनमें ऐसे नहीं होता। आप कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हो? यार कैसी बात कर रहे हैं कि जावा, आप बिल्कुल मिसाल से मैं आपको बताता हूँ, जावा और सी तो सबसे ज्यादा अभी भी हमने पढ़ाई, शुरू में तो स्टार्ट ही इससे किया। क्या ये सही है ये जो लिखा है आपका? सुनिए पहले इस बंदे को जरा जी जी बेटा। सर मुझे यहाँ पर एक चीज पूछनी है कि जैसे जब हम वैल्यू इनपुट करते हैं तो हमारा जो जिस वेरिएबल को हम इनपुट कर रहे हैं वो हमारा एक्स है, और हम एक्स को कोई ना कोई वैल्यू दे के इनपुट करते हैं। यहाँ पर जब वो चेक करता है इफ वाली स्टेटमेंट, तो जब वो इफ वाली स्टेटमेंट एक्स की वैल्यू से चेक कर रहा है तो फिर उसके बाद उसको चेंज करेगा ना, एक्स को मल्टीप्लाई करके 1.1 से। एक्स की तो स्टिल वैल्यू है जिसको उसने चेक किया, तो एंड में वो रिटर्न नहीं होगी जो उसके अंदर सेव थी, जिसको वो चेक कर रहा था वो एक्स के अंदर सेव थी। जो रिटर्न में एक्सप्रेशन लिखा है, चेक हम सिर्फ एक्स की बेस पर कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस एक्स को नहीं रिटर्न करते बल्कि उसको 10% इंक्रीमेंट करके रिटर्न कर रहे हैं। यस सर, और अगर ये इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती है तो एक्स के अंदर स्टिल वही वाली वैल्यू होगी जिसको हमने चेक किया था। बिल्कुल सही। तो हमने जब चेक किया था तो इसको हमने 100 पुट किया था बिल्कुल सही लास्ट टाइम, सही ठीक है। तो जब इफ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो इसको सेम एज इट इज ऊपर 100 नीचे आना चाहिए। देखें यहाँ पे इशू ये है कि ये 100 यहाँ पे इसने पुट किया, राइट जी। अब ये 100 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई जी, 100 या एक्स में, ये लाइन स्किप हो गई जी, उसके बाद ये बॉडी खत्म हो गई जी। आपने पीना मैं यार काफी ठीक, अच्छा सही। तो मतलब अगर ये बॉडी खत्म हो गई तो अब तो वो नेक्स्ट दफा दूसरी वैल्यू को लोड कर देगा अब एक्स में, तो 200 वो एक्स जो है यहाँ से, क्योंकि फंक्शन ही टर्मिनेट हो जाता है ना फिर। और ठीक। और अगर सर जैसे C+ में होता है कि प्रिंट वाला सेंटेंस जो है वो अगर हम उसके बीच में लिख दें तो फिर ये 100 होगी, जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा तो फिर उसकी एक्स की वैल्यू ऐसे ही होगा। जो कुछ सी में होता है जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही होगा, ये याद रखें। इस लिहाज से अगर ये सिंटैक्स ब्लॉक के अंदर होगा तो फिर 100 वैल्यू है, जैसे ही ब्लॉक से बाहर आए
हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे रूल बेसिक प्रोग्रामिंग के, सी के नहीं है, ये अपनी जगह है। जावास्क्रिप्ट में भी यही है, जावा में भी यही है, डॉट नेट में भी यही है, जावास्क्रिप्ट में भी यही, वो अभी मैं करके भी दिखा दूं, इसमें कोई फर्क नहीं। यानी ये जो अनडिफाइंड आ रहा है ये ब्लॉक से बाहर होने की वजह से आ रहा है। हाँ, बिकॉज ये अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि ये वॉइड टाइप का फंक्शन वॉइड रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, जिस तरह यहाँ पे आ रहा था। ठीक। अच्छा जी, हम इसे चला के देख लेते हैं। हमने शाहजेब से बहुत बहस कर ली और फरवरी ले जी, अनडिफाइंड 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 और 440 550। लेकिन ये अनडिफाइंड है क्या? आप यहां पे प्रिंट करेंगे एक्स, यहां पे तो ये ओरिजिनल वैल्यूज ही प्रिंट होगी, 100 200 दिस 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 दिस। इसको साथ साथ देख लेगा, जिस तरह भी बात है 100 200 300 वही है वैल्यूज। नीचे वो अरे है ओरिजिनल और ये अनडिफाइंड है। और चाहे इसको यहां पे रख ले, चाहे इसे कट करके और ये इफ के अंदर भी आप चाहे तो प्रिंट कर ले, यहां भी कर ले। एक्स जहां भी है वो 100 ही है, वो तो नहीं चेंज हो जाना। दो दफा ट्रू हुआ तो दोनों दफा ओरिजिनल 400 500 है, लेकिन जो रिटर्न हो रहा है वो 450 और 550। अच्छा, अगर आप इस एक्स को मॉडिफाई कर दे, इस पे हमने काफी बहस कर ली, इसको वाइंड अप करते हैं थोड़ा सा। आप एक ही भी मैं सिर्फ आता हूं, मैं सिर्फ इस पॉइंट क्लियर करूं। अगर आप खुद यहां पे चेंज कर दे x इज इक्वल टू x इंटू 1 पॉइंट, तो फिर तो जारी बात चेंज हो गया, तो चेंज हो गया ना। डबल कर ले पहले, फिर चेक करें। तो जब तक हम लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लाते तो x तो नहीं चेंज हो सकता ना, x तो वही है 100। जी आप बताएं। सर मैं ये समझ शायद मैं गलत समझ रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूँ। ये बैकएंड पे रिकर्जन चल रही है ऐप में? नहीं, सिंपल लीनियर लूप है, सीरियल ठीक है। सिंपल कि वो एक एक एलिमेंट आ रहा है, बस मुझे लूप लगानी नहीं पड़ी, उसने खुद ही एलिमेंट। नहीं 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 ऐसा। ठीक है, अभी क्लियर होगी बात। ये ऑनलाइन जो है, जी सर, देखिए चीजें थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। आप चीजें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, उसी तरह का फिल्टर का है रोल, उसी तरह ड्यूस। इनको क्लियर कर ले अच्छी तरह से। हम यूआई पे भी मैप ही करेंगे, हर डाटे को लेंगे और यहां से हम यूआई का बूटस्ट्रैप का कार्ड रिटर्न करेंगे। और ये डाटा एक्स एक सिंपल वेरिएबल नहीं होगा, ये डाटाबेस से डाटा आ रहा होगा और आगे यूआई पे मैप हो रहा होगा। इसलिए मैप पे मैं फोकस कर रहा हूं कि मैप बड़ा एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है। सना ने सही बताया, देख ले। क्यों भी महर शाहजेब, समझ आ रही बात की? क्लास लेंथी हो जाए बंदे से। सर जी जी सर, अगर मिड से कोई दो वैल्यूज हमने चेंज करनी हो, ना शुरू की ना आखिर की, हाँ वो आप कर सकते हैं, यहाँ लॉजिक लगा के। वो अगर x जो है वो 250 से ग्रेटर है एंड x जो है वो 350 से लेस है, कोई सारा कंडीशन बना ले आप। ठीक। अब ये सिर्फ एक ही मैप होगी 300 दरमियान वाली। ओके सर। इस तरह कॉम्पोजिट कंडीशन बना, तो बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं। इन दोनों को अगर आप देखें, मैं जरा करके भी दिखा देता हूँ। एक चीज, लेकिन जो मैथ में एक चीज है ना, पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि 5 एलिमेंट्स की अरे है, 5 की ही रिटर्न होगी चाहे अनडिफाइंड है। अब ये नहीं कर सकते आप यार इनका तो कोई तुक नहीं बनता, सिर्फ जो डाटा मैप हुआ मुझे सिर्फ वही डाटा चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गई। ये चीज थी कि आप ये अगर चाह रहे हैं कि यार जो मैप हुआ है वो तो हो, वो तो रिटर्न किया है, जिसको हमने कुछ किया ही नहीं वो ना हो, वो काम है फिल्टर का। वो किसका काम है? फिल्टर का। वैल्यू की जगह हमारे पास अरे के ऑब्जेक्ट्स हैं।
जी जी, मैं अभी इस पे ये सारे फंक्शन जो है ना वो मैं आगे दूसरी दफा वो कुछ जरा बता दूंगा, और उसको मैं थोड़ा सा मुश्किल अरे लूंगा, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स और इस तरह से लूंगा, वही जो हमने पहले अरे ली थी उसको मैप कर। ये शायद समझ आ रही बात? मतलब ये था कि जितना ऊपर आपने जितनी बड़ी अरे ली, हाँ, यदि आपको लग रहा है ये 2 दफा ही रिटर्न होगा ना, तो यहां से 2 वैल्यूज होनी चाहिए, ये बड़ी कॉमन कंफ्यूजन है, ये इसको क्लियर करना। इसलिए मैप को करते वक्त आपने एहतियात से काम लेना है, ये नहीं कि फिल्टर का काम आप मैप से लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप करें पहली 3 फिल्टर हो जाए, निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अरे की लेंथ नहीं कभी मॉडिफाई होती। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू रखते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ एक ही सेशन में ना ये मैं सारे करवाऊँ और अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ। नेक्स्ट सेशन जरा हैवी होगा, ये सारे हम करेंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स डाटा के साथ भी करेंगे। पहले एक दफा मैं इसी अरे के साथ सबको कंप्लीट करूंगा, ये जो रह गए फिल्टर रिड्यूस वगैरह, लेकिन एक ही सेशन में सारा करेंगे, वो जरा ज्यादा सेंस बनाएगा। ठीक है भाई? हाँ भाई, ऑनलाइन जो है ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। चले जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ओके सर, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। ओके जी जी, कौन है जी? सर शायद एक बात का मैच चल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा टाइम ही आपके लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह। मैंने स्क्रीन प्रेजेंट करनी थी। हाँ हाँ करें। सर आज अटेंडेंस नहीं लगी, नेक्स्ट में लगा लेंगे। नेक्स्ट में लगा लेंगे, ठीक। जी जी श्योर। सर वो जो बता एल्गोरिथम की टाइमिंग क्या होगी? यार फुल टाइम के लिए मैं देख रहा हूँ, लेकिन कुछ सेल्स ओरिएंटेड हो, जो फॉलो अप सेल्स, थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग या राइटिंग में जरा थोड़ा सा ऐसा होता रहता है। सर हाँ जरूर, मेल और फीमेल। जी जी करें जी प्रेजेंट, आप ले ली इसमें, मैंने जरूर तो मिले तो रेफर कीजिए, आप आपके रेफरेंस से मेरे से बात कर ले, स्लाइड दी निकाल सर। मेल हो फीमेल हो, अगर कोई पार्ट टाइम के लिए भी आना चाहे तो वो भी, अगर फुल टाइम हो चाहे ऑफिस हो। पार्ट टाइम की टाइमिंग क्या? पार्ट टाइम में ही शाम में 4-5 घंटे, 4 o'clock onward। 4 से 9 कह लें, 3 से 9। तो वैसे कोशिश मेरी पर फुल टाइम इसको जरूर मैंने रखा है। सर बहुत जरूरी है, एक तो फ्रंट डेस्क पे, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। हाँ मतलब कोई बीबी देखो यार जरा। हां ये जो कवर का नाम नहीं जाती और ये सारी डिजिटल बात। हाँ आप स्क्रीन में बेटा प्रेजेंट हो रही आप। सर आपकी प्रेजेंट हुई है, आपने स्टॉप करनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। मैंने 2-3 जगहों पर